इस सीरीज़ को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसे मैं क्लियर करना चाहूँगी, जो डॉक्टर न्यूटन की थ्योरी के मुताबिक है और ये कुछ हद तक मुझे भी सही लगता है। वो ये कि उदाहरण के तौर पर जैसे कि मान लीजिए एक ही क्लास में दो बच्चे एंटर करते हैं। एक बच्चा पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट है, अपनी कॉपीज़ के काम को हमेशा पूरा रखता है, टीचर्स उसे बहुत प्यार करते हैं, क्लास के सारे रूल रेगुलेशन फॉलो करता है, अच्छे ही दोस्तों के साथ दोस्ती करता है, एक स्टेप आगे जाकर अपने काम को पूरा कर लेता है, टीचर के पढ़ाने से पहले ही लेसन को पढ़ लेता है। वो बच्चा क्लास में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर रहा है और बहुत ही शांत और इंटेलिजेंट बच्चा है। उसको सभी टीचर्स द्वारा प्यार भी मिलता है, प्रिंसिपल आकर उसे इनाम भी देकर जाते हैं। टीचर्स उसको देखकर ये कहते हैं कि इस बच्चे को इस क्लास में नहीं होना चाहिए, इसे तो एक क्लास आगे होना चाहिए क्योंकि ये पढ़ाई में बहुत अच्छा है, इसका एक साल बचाना चाहिए। अब इसी क्लास में एक दूसरा बच्चा भी एंटर करता है जो बहुत शरारती है, जो अपना काम बिल्कुल पूरा नहीं करता, जो गलत बच्चों के साथ दोस्ती करता है, जो पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा, जो टीचर्स के साथ बदतमीजी करता है, जो गाली गलौज करता है या गलत शब्दों का प्रयोग करता है, क्लास में काम पूरा नहीं करता है। अब ये दोनों बच्चे एक ही क्लास में गए हैं, लेकिन टीचर्स का रवैया भी इन दोनों बच्चों के प्रति अलग है और उसी क्लास उसी टीचर के प्रति इन दोनों बच्चों का रवैया और सोच भी अलग है। अगर आप उस बदमाश बच्चे से पूछेंगे तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा टीचर बिल्कुल अच्छा नहीं है, वो तो मुझे मारता है। दूसरे बच्चे से आप पूछेंगे, वो बोलेंगे टीचर तो बहुत अच्छे हैं, उनको तो डांटना आता ही नहीं है, वो तो बहुत प्यार से बोलते हैं। जिस बदमाश बच्चे को हमेशा क्लासरूम में सज़ा मिलती है, उसे डेस्क पर खड़ा किया जाता है, वो बोलेगा टीचर्स तो बस हमेशा सज़ा ही देते रहते हैं। और वो बच्चा जिसे हमेशा प्राइज़ मिलता है, जिसे हमेशा टीचर्स की तारीफ़ मिलती है, वो बोलेगा टीचर्स तो हमेशा मेरी तारीफ़ ही करते हैं, टीचर्स तो कभी पनिश करना जानते ही नहीं हैं। अब यहाँ पर एक ही क्लास है, एक ही टीचर है, एक ही बुक्स है, सब कुछ एक है, सिलेबस एक है, इसके बावजूद ग्रुप्स अलग हैं, नज़रिया अलग है, उसी क्षेत्र को महसूस करने का, फील करने का अलग तरीका है। ये किस पर निर्भर कर रहा है? ये बच्चे की इंटेलिजेंसी के स्तर पर निर्भर कर रहा है, उसके व्यवहार पर निर्भर कर रहा है, उसकी नैतिक और भावनात्मक और सामाजिक जो उन्नति का स्तर है, जो बौद्धिक उन्नति का स्तर है, उन सब पर निर्भर कर रहा है। अब यहीं पर डॉक्टर न्यूटन की एक थ्योरी आती है जिसे मैं भी काफ़ी हद तक सही मानती हूँ। उन्होंने एक बात बोली कि आत्मा अपनी आत्मिक उन्नति के स्तर के मुताबिक महसूस करती है। अभी अगर आपने मेरी पिछली वीडियो में सुना होगा, मैंने एक बात बोली थी कि एक हवाई अड्डे जैसा स्थान है जहाँ से आत्माएं अलग अलग दिशा की ओर मुड़ती हैं, मतलब मार्गदर्शक से बातचीत समान है, आत्मा लोक में प्रियजनों से मुलाकात समान है, लेकिन एक बार हवाई अड्डे के स्थान पर पहुंच जाते हैं, उसके बाद दिशाएं अलग हो रही हैं। कोई अमेरिका जा रहा है, कोई इंग्लैंड जा रहा है, कोई जापान जा रहा है, अब दिशाएं बदल गई। इसी तरह से जब एक आत्मा लोक पहुंचती है, वो अपनी आत्मिक उन्नति के स्तर के मुताबिक महसूस करती है। यहाँ पर डॉक्टर न्यूटन का कहना है कि स्थान तो एक ही है, लेकिन फिर भी फीलिंग्स डिफरेंट हैं। अब जो मैं आपको अगला केस बताऊंगी, उसमें आत्मा जो वर्णन कर रही है वो थोड़ा डिफरेंट वर्णन कर रही है। ये ऐसे समझ लीजिए जैसे कि जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था, स्थान एक ही है लेकिन फीलिंग्स आत्मिक स्तर के मुताबिक अलग अलग होंगी। इसी तरह से जैसे मैंने बताया था कि हवाई अड्डे से स्थान के बाद फिर वो दिशाएं अलग हो रही हैं, फीलिंग्स अलग हो रही हैं, रास्ते अलग हो रहे हैं, वो निर्भर कर रहा है आत्मिक उन्नति के स्तर पर। अब यहाँ पर जो अगला केस मैं आपको बताने वाली हूँ वो भी
उसी स्थान का वर्णन कर रहा है। यहाँ पर भी आत्मा अब अपने आत्मिक समूह से मिलने जा रही है, लेकिन वो अलग तरीके से वर्णन कर रही है। अब आप इस बात को समझिएगा कि ये प्रकृति किस हद तक फेयर है। मैं अगर बार बार ये बात कहती हूँ कि ये प्रकृति बहुत फेयर है, ये प्रकृति एकदम एक्यूरेट कार्य करती है, तो मैं ऐसी बात क्यों कहती हूँ? आप ध्यान देंगे, पीछे की बात को समझेंगे तो आपको ये बात बिल्कुल लॉजिकली समझ आ जाएगी। आपने अगर ध्यान दिया हो, जीते जी इसी धरती पर ध्यान दीजिएगा, जो व्यक्ति जितना सुलझा हुआ है, जितना परिस्थितियों को सही तरीके से, पॉजिटिव तरीके से हैंडल करने की एबिलिटी रखता है, जितना शांत रहता है, जितना संतोषी है, उतना ही बाहरी परिस्थितियां जो भी हों वो जीवन का आनंद लेता है। इस बात पर गौर कीजिएगा, वो जीवन का आनंद लेता है। क्यों? क्योंकि उसकी मन की स्थिति स्थिर रहती है। इसके विपरीत एक दूसरा व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जो बहुत अधिक धन रखता हो, बहुत अधिक शोहरत रखता हो, लेकिन निर्भर करता है कि वो कितना खुश है उसके मन की स्थिति पर, कितना संतोषी है, वो कितना सुलझा हुआ है, उसके मन की स्थिति क्या है, उस पर उसकी खुशी निर्भर कर रही है। अगर वो व्यक्ति अहंकारी है, असंतोषी है, उसमें जलन की भावना है, तो चाहे उसके पास कार भी हो, लेकिन अगर सामने वाले के पास 2 कारें आ गई तो उसके अंदर जलन की भावना पैदा हो जाएगी, जबकि वो बहुत सुखी है। यहां उसके मन की स्थिति में परिवर्तन आ गया। क्यों? क्योंकि अब जब जलन पैदा हुई तो जलन से किसी और को नुकसान नहीं हुआ, खुद उसने अपनी मन की स्थिति को खराब किया है, जबकि वो फाइनेंशियली अच्छा था। अब इसी तरह से जिस व्यक्ति के अंदर जलन नहीं है, अहंकार नहीं है, उस व्यक्ति के पास शायद एक साइकिल ही हो, सामने वाले व्यक्ति के पास शायद कार भी हो, तो भी वो खुश है, तो भी वो शांत है, तो भी उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसके अंदर कोई जलन नहीं क्रिएट हो रही। वो अपने आप को खुश महसूस कर रहा है, मन को शांत रख पा रहा है। यानी कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, आत्मा लोक को समझने की भी जरूरत नहीं है। इसी धरती पे अपने जीवन को देख के समझ लीजिए कि आनंद और खुशी आपके मन में विराज रही है, आपके स्तर पर विराज रही है, आपकी आत्मिक उन्नति के स्तर पर है। आपकी खुशी निर्भर कर रही है कि आप किस स्तर की आत्मा है, इस पर निर्भर कर रही है। जब इसी धरती पर यह हाल है कि आपकी आत्मा की उन्नति का स्तर आपकी खुशी को निर्धारित कर रहा है, तो आत्मलोक में ऐसा क्यों नहीं होगा? वहां तो ये चीज और भी ज्यादा होनी चाहिए, वो स्थान तो और भी अधिक फेयर है। शायद जो एक लाइन में बार बार कहती हूं, प्रकृति बहुत फेयर है, बहुत फेयर है, बहुत एक्यूरेट है, अगर आप ध्यान देंगे अब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि कुछ और बाहर से नहीं आ रहा है, आपके मन से ही निकल के आ रहा है। और आपका मन क्या क्रिएट कर रहा है? वो क्रिएट कर रहा है जो उसकी आत्मिक उन्नति का स्तर है। अब मैं आपको यहाँ पे 2 कमेंट्स का एग्जाम्पल देना चाहूंगी। पहला कमेंट था कि क्या अलग अलग लोक भी होते हैं, सिर्फ आत्मा लोक ही होता है या और दूसरे लोक भी होते हैं? तो अब तक आपको इसका, अगर आपने ध्यान से सुना है तो इसका जवाब मिल गया होगा। हाँ, होते हैं, अलग अलग लोक होते हैं। एक ही स्थान को आत्मा लोक में ही अलग अलग लोक होते हैं। आप अपनी आत्मिक उन्नति के स्तर के मुताबिक महसूस करते हैं, वहां सब कुछ है। वहां गलत आत्माओं के लिए भी स्थान है जहां वो अपने आप को कैद महसूस करती हैं। ऐसा भी होता है कि मार्गदर्शक आते हैं, सामने होते हैं, लेकिन आत्मा को लेकर नहीं जाते हैं, उसको भटकने देते हैं। मृत्यु के बाद उसको लेकर नहीं जाते हैं, चाहे उसके साथ होते हैं उसके मार्गदर्शक, फिर भी होता है अलग अलग लोक, क्योंकि आपके आत्मिक उन्नति के स्तर पर निर्भर कर रहा है कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। एक दूसरा कमेंट भी आया था जो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ
मृत्यु के बाद सेम फैमिली में ही जन्म होता है? अगर नहीं तो फिर पूर्वज का क्या मतलब है? आगे उन्होंने पूछा, सपोज मेरी कोई पूर्वज कहीं और जन्म लेकर किसी और की फैमिली बन चुकी होगी, तो फिर उनके लिए कुछ भी करने का क्या फ़ायदा? आगे भी उन्होंने पूछा है कि क्या मृत्यु के बाद पीसफुल स्टेट होती है? अब इस प्रश्न का उत्तर तो मैं दे ही चुकी हूँ। अब उनके मैं पहले प्रश्न पर आती हूँ। वैसे उनका ये प्रश्न सुनकर मुझे कुछ विशेष अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि इस चैनल तक पहुँचने वाली आत्माएं और इन वीडियोस को समझने वाली आत्माएं वही हैं जो देह भान में नहीं है या कम है, तभी वो इन वीडियोस को समझ सकती हैं। अपने आप को आत्मा समझ के समझने वाली आत्माएं, क्योंकि ये आत्माओं की ही जर्नी है। यहाँ बहुत अधिक आप अपने आप को अगर देह भान में रख रहे हैं तो आप इन वीडियोस को नहीं समझ पाएंगे। ये प्रश्न पूरी तरह से देह भान से जुड़ा हुआ है। जो प्रश्न करने वाले व्यक्ति हैं वो देह भान में इतना अधिक उलझे हुए हैं कि उन्हें ये भी समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर बात तो आत्मा की जा रही है। आपके पूर्वज जहाँ मर्जी जन्म ले लें, चाहे वो जापान में जन्म ले ले, चाहे वो कहीं भी जन्म ले लें, आत्मिक तौर पर आपका उनका कार्मिक कनेक्शन है। आप उनके लिए जो कुछ भी करते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, प्रेयर भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो एक पॉजिटिव ऊर्जा उनके नाम की क्रिएट करते हैं, जो चाहे वो जहां भी हों उन पर असर डालेगी। लेकिन साथ ही साथ इन्होंने एक बात और कह दी कि ऐसा करने का फायदा क्या, अगर वो हमारी फैमिली के मेंबर है ही नहीं। अब यहाँ पर ये लाइन जब आई तो मुझे लगा कि मैं, जो व्यक्ति इस हद तक देह भान में है कि मृत्यु के बाद अगर मेरा परिवारजन कहीं और जन्म ले लेगा तो मेरा उससे कनेक्शन ही क्या है, मैं उसको उसके प्रश्न का उत्तर क्या दे सकती हूँ? किस हद तक देह भान है कि आप ये मान रहे हैं कि अगर आपके परिवारजन ने किसी और परिवार में जन्म ले लिया तो अब उसके लिए कुछ करने का फायदा ही क्या? ये तो जब हम शरीर में होते हैं तब भी नहीं सोचते हैं। तब भी हम ये सोचते हैं कि अगर हमारे परिवार का व्यक्ति कहीं किसी और परिवार के साथ भी जाके रह रहा है तो भी उसका कल्याण हो। ये तो हम तब भी नहीं सोचते हैं जब हम देह भान में होते हैं, शरीर के अंदर होते हैं, तब भी नहीं सोचते हैं। तो मृत्यु के बाद आत्मा ने अगर कहीं और जन्म ले लिया तब हम कैसे सोच सकते हैं? तब तो हमारा नजरिया और भी ज्यादा अच्छा, बड़ा और स्पष्ट होना चाहिए। इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोग अभी इस ज्ञान की शुरुआत में हैं तो पहले नंबर की वीडियो से देखना शुरू कीजिए, या फिर अनीता मूरजानी की सीरीज को पहले नंबर से देखना शुरू कीजिए, ताकि एक बेसिक, क्योंकि अनीता मूरजानी की जो वीडियो है वो बिल्कुल ही एक आपको शुरुआती नॉलेज दे रही हैं, आपके मन को स्पष्ट कर रही हैं कि आप हैं क्या। वो आत्मालोक की नॉलेज नहीं दे रही हैं, वो सिर्फ आपको आपकी पहचान बताने की कार्य कर रही हैं। तो थोड़ा सा इन वीडियोस को अगर आप स्टेप बाय देखेंगे, मैंने नंबरिंग डाली हुई है। शुरुआत में तो मैंने वीडियोस सही नहीं बनाई हैं, आवाज़ भी सही नहीं है, मैंने नंबरिंग भी सही नहीं डाली हुई है, तो वो फिर आप लोग को समझ नहीं आती है। लेकिन अनीता मूरजानी के बाद जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई हैं उन सब में मैंने सही तरीके से नंबरिंग की हुई है। अगर आप थोड़ा सा उन वीडियोज़ पर नज़र डालेंगे तो कम से कम इस तरह के शुरुआती प्रश्नों से बाहर निकल जाएंगे। क्योंकि मैं ना बहुत ज़्यादा शुरुआती प्रश्नों को वीडियोस में कवर करते हुए सोचती हूँ कि जो लोग शुरू से मेरी वीडियोस देख रहे हैं, जो इतना आगे बढ़ चुके हैं, उनको एक बार फिर से ABCD पढ़ाने जैसा है, ये सही नहीं है। मेरी इच्छा ज्ञान को आगे बढ़ाने की होती है, ना कि उन्हीं कमेंट्स के उत्तर देने की जिनके ऊपर मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूँ या फिर भविष्य में बनाने वाली हूँ। एक कंटिन्यूटी में ज्ञान आगे बढ़ता रहे ताकि समझ में आए, ना कि हम बार बार पीछे जाके फिर से उन्हीं सवालों के जवाब दें जिन पर ऑलरेडी वीडियोस बन चुकी हैं। तो इसलिए मैं कई प्रश्नों के उत्तर अवॉइड करती हूँ। और आप समझ सकते हैं कि मुझे 2 चैनल्स की वीडियो भी बनानी होती हैं और इस भौतिक जगत के कार्य भी करने होते हैं, तो मैं इतना समय भी नहीं निकाल पाती। आज जो 2 प्रश्न मैंने लिए हैं वो बहुत बेसिक हैं। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ही ज्ञानवान हैं, मैं उनके सामने बच्ची हूँ। आप लोग बहुत ज्ञानवान आत्माएं हैं। कई कमेंट्स ऐसे आते हैं जिनको पढ़ के मैं बिल्कुल ही
मंत्रमुग्ध हो जाती हूँ, इतने अच्छे कमेंट होते हैं। आप सभी से निवेदन है कि कृपया यदि संभव हो तो इस तरह के प्रश्न, जब कोई साधारण जो बेसिक प्रश्न है उनके उत्तर आप लोग दे दिया कीजिए, ताकि मैं अपनी वीडियोस में बेसिक प्रश्नों को कवर करने की बजाय ज्ञान को आगे बढ़ा सकूं। आज की ये वीडियो बस बातों बातों में ही बहुत लंबी हो गई है और ज्ञान की कोई बात हो ही नहीं पाई है, तो अब मैं इस वीडियो को यहीं एंड करूंगी। आप सभी पे परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। इस सीरीज को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसे मैं